हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कृष्णकांत पुरोहित है और आप मेरा इंट्रोडक्शन स्क्रीन पर देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एमपीपीएससी की मेंस पेपर फर्स्ट के अंतर्गत प्राचीन इतिहास में उत्तर वैदिक काल के बारे में। आज हम आगे बढ़ेंगे, उसी तारतम्य में बात करेंगे महाजनपद काल, जो कि उत्तर वैदिक काल समाप्त होने के बाद प्रारंभ हुआ, जिसका समय है 600 बीसी से लगभग 340 बीसी तक, यानी कि 600 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व तक। तो जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, मैंने जो 16 महाजनपद हैं, महाजनपद काल के 16 सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद जो थे उनको मैप में दिखाया गया है। अब मैप क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको 16 महाजनपद याद करने में बहुत कठिनाई होगी, इसलिए हम इनको भौगोलिक रूप से जोड़ के देखेंगे तो हमें इनको रिकॉल करने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहली बात कि महाजनपद क्या थे। आपको जैसा कि मैंने वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बताया कि प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? जन, और जन का प्रशासक कहलाता था राजा। उत्तर वैदिक काल के अंत में आते आते यह जो जन थे, प्रशासनिक इकाइयाँ थी जन, वो शक्तिशाली होते गए और उन्होंने आपस में जुड़ के महाजनपद बनाए। जनपद और जनपदों ने आपस में मिलकर बनाए महाजनपद। तो उत्तर वैदिक काल के बाद में कई सारे महाजनपद उभर के आए, उनमें से महत्वपूर्ण थे 16, जो आप इस मैप में देख सकते हैं। अब आप देखिए, 16 महाजनपद में से सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद है वो है मगध। ये कहाँ स्थित है? यह स्थित है अंग और वत्स के बीच में। इसकी सीमा किससे लग रही थी? अंग और वत्स से। यानी कि एक तरफ उत्तर में क्या है? गंगा नदी, इधर सोन, और इधर चंपा नदी, जिसके किनारे अंग था। तो बीच का जो एरिया है वो है मगध। अब आप इसमें देखेंगे, सबसे पहले भारत के उत्तर पश्चिम में कंबोज और गांधार, ये 2 महाजनपद हैं, कंबोज, गांधार। इसके बाद अब और नीचे आएंगे तो कुरु। यह कुरु कहाँ पे है? ये हमारे पश्चिमी और पूर्वी पंजाब और पश्चिमी हरियाणा, यहाँ पर स्थित है कुरु, दिल्ली। इसके बाद हम देखेंगे पांचाल, और इसके दक्षिण में हम आएंगे कुरु के तो क्या है? सूरसेन। और इसके पश्चिम में मत्स्य, और मत्स्य के नीचे है हमारा अवंती। यानी कि जो जनपद थे महाजनपद, इनकी दक्षिणी सीमा हमारी कहाँ लग रही है? विंध्य श्रेणी से आके। तो आप इसमें देख सकते हैं अवंती, जो अपने मध्य प्रदेश में अवस्थित है। और अवंती की 2 राजधानियाँ हुआ करती थी, एक तो उज्जैनी और दूसरी महिष्मती, जो आजकल हम इनको जानते हैं महेश्वर के नाम से। उज्जैनी, जिसको आजकल हम जानते हैं उज्जैन के नाम से। अब हम चलते हैं अवंती से पूर्व की ओर, तो चेदी, चेदी बाद मगध, और सबसे पूर्व में है अंग, जिसको बाद में मगध ने अपने राज्य के अंतर्गत मिला लिया था। अब हम देखेंगे वत्स, कौशल, मल्ल, काशी, वज्ज, और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अस्सक या अश्मक। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दक्षिण भारत में मात्र एक ही महाजनपद था जिसका नाम था अस्सक या अश्मक। तो यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है प्रीलिम्स के हिसाब से कि दक्षिण भारत के महाजनपद का नाम बताइए, तो कौन सा था? अस्सक। ठीक है। और बाकी के जो 15 थे वो थे उत्तर में, और दक्षिण में एक ही अस्सक। ठीक है। अब आपने सब देख लिया, सबसे पूर्व में आपका अंग, और अंग से जस्ट पास में है पीछे वो है मगध। और मगध आगे हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के बारे में, क्योंकि मगध इन सारे महाजनपदों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था।
अब हम देखते हैं महाजनपद काल में शासन व्यवस्था कैसी थी। तो पहला पॉइंट ये है कि राजा सर्वोच्च राजकीय पद प्राप्त करता था, उसे विशेष सुरक्षा प्राप्त थी और सर्वशक्तिशाली था। आपको इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, उत्तर वैदिक काल में वैदिक काल की तुलना में राजा की शक्तियों में वृद्धि हुई। क्यों वृद्धि हुई? लोहे की खोज हुई, उसके बाद कृषि व्यवस्था, प्राथमिक व्यवसाय बन गई, भूमि पर अधिकार के लिए युद्ध होने लगे। तो इनका प्रभाव कहाँ दिखता है? राजा के शक्तिशाली होने में। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सभा समिति, इनका नियंत्रण राजा पर शनह शनह कम होने लगा और महाजनपद काल में राजा सर्वशक्तिशाली हो गया। दूसरा, राजा का पद प्राय वंशानुगत होता था, परंतु चुने हुए राजाओं का उल्लेख भी अपवाद स्वरूप प्राप्त होता है। चुने हुए राजा कहाँ मिलते थे, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। राजा का पद निरंकुश था परंतु अनियंत्रित नहीं था। यानी कि उत्तर वैदिक काल में जो राजा की शक्तियों में वृद्धि होनी चालू हुई थी वो इस काल में और बढ़ गई, लेकिन ऐसा नहीं था कि राजा निरंकुश था और कुछ भी कर सकता था। थोड़ा बहुत नियंत्रण उस पर अभी भी था। राजा मंत्रियों की सलाह लेते थे। मगध की, आप जो उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, जो अपने आंसर को और अच्छा करने के लिए, कि मगध की राजा अजातशत्रु का मंत्री वत्सकार या कौशल में दीर्घाचार्य, ये सफल मंत्री थे। अगर किसी शक्तिशाली राजा के होते हुए आपको तत्कालीन साहित्य में, शिलालेखों पे या किसी अन्य भी रूप में ऐतिहासिक प्रमाण आपको मिलते हैं किसी मंत्री के या सेनापति के, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसका जो रोल है, आपकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो बहुत शक्तिशाली रहा है उस समय। आगे हम बढ़ते हैं। ग्राम का प्रशासन। ग्राम का प्रशासन ग्रामीणी के हाथों में, जैसे कि वैदिक और उत्तर वैदिक काल में था वैसा इसमें भी था। अब उसके नाम भी बदले गए हैं, जैसे ग्राम प्रधान भी बोला गया, ग्राम भोजक, ग्रामीणी, ग्रामिका आदि। हम इसमें एक चीज़ देख रहे हैं जो सीधे सीधे चली आ रही है, वो है ग्रामीणी अपने आप में एक स्वतंत्र निकाय था कि अपना स्वशासन स्वयं चलाते थे और सबसे छोटी इकाई भी थे। तो इनके स्वरूप में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया। जो वैदिक काल में था वही उत्तर वैदिक काल में, वही महाजनपद काल में। आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र। अब आपको यहाँ समझने की वाली बात है कि गणतंत्र क्या थे। महाजनपद में से कुछ जनपद ऐसे भी थे जिनका शासन कोई एक राजा नहीं चलाता था, यानी कि वहाँ पर बहुत सारे शक्तिशाली लीडर होते थे, उनकी समूह बनते थे और वो समूह शासन करते थे एक अपने पूरे संघ पर, यानी कि जनपद पर एक पूरा समूह शासन करता था। उनमें से कभी कभी क्या होता था, जितने भी लीडर थे वो एक के बाद एक शासन करते थे। मान लीजिए 2-2 साल के अंतराल पे, कि 2 साल तक हम राजा रहेंगे, 2 साल तक फिर आप रहेंगे, फिर उसके बाद कोई और रहेगा। ये भी व्यवस्था थी। और दूसरी व्यवस्था यह भी थी कि वो एक साथ शासन करते थे, अलग अलग समितियां बनाकर, यानी कि सबको समान शक्ति हासिल थी निर्णय लेने की और उनके काम अलग अलग थे, मिलजुल के शासन एक ही चलाते थे। जैसे कि गणराज्य में आपको क्या उल्लेख मिलता है, शाक, लिच्छवी, मल्ल। देखा जाए तो इनमें से मुख्य रूप से 2 ही संघ हैं, एक तो मल्ल और दूसरा है वज्जी। तो वज्जी जो महासंघ था उसमें 8 गण आते थे, यानी कि छोटे छोटे राज्य थे जिनमें गणराज्य थे, उनको मिला के पूरा संघ बनता था जिसे हम वज्जी बोलते थे। यानी छोटे छोटे गण 8, यानी गण से मतलब छोटे छोटे भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पर कुछ लोग मिलकर शासन चलाते थे, एक राजा नहीं होता था। अब उन 8 गणों में आपसी सहमति बनी तो उन्होंने एक संघ बना लिया अपने राज्य को बड़ा करने के लिए, ताकि वो अन्य महाजनपदों से टक्कर ले सके। तो वो क्या संघ बना, वो था वज्जी। ऐसे ही मल्ल था, मल्ल के अंतर्गत भी 2 गणराज्य आते थे। तो आपको 2 याद रखने हैं, वज्जी और मल्ल, क्योंकि यह अन्य महाजनपदों से हटके हैं। क्यों अन्य जगहों पर एक राजा है, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, यहां पर हटके। जैसे कि आप अगले पॉइंट में देख सकते हैं, गणराज्यों में सरदार या राजा को दैवीय अधिकार नहीं होते थे तथा उनका चुनाव होता था। बाकी जनपदों में क्या हो रहा है, राजा वंशानुगत है, यहां पर एक सभा या समिति द्वारा चुने जाते थे, जनता डायरेक्ट नहीं चुनती थी,
जनता कुछ को चुनती थी और कुछ जो गणमान्य लोग होते थे समाज के, वह अपने सरदारों को चुनते थे जो कि गणराज्य पर शासन करते थे। अब गणतंत्रों में वंशगत राजा नहीं बल्कि सभाओं के प्रति उत्तरदायी अनेक व्यक्ति कार्य करते थे। जैसे कि मैंने बताया आपको, कई लोगों का समूह एक साथ शासन चलाता था। ठीक है, अगला पॉइंट है, प्रत्येक गणराज्य की अपनी परिषद या सभा होती थी। राजधानी में केंद्रीय परिषद के अलावा राज्य में प्रमुख स्थानों पर अनेक स्थानीय परिषदें, वही जो मैंने अभी आपको बताया वज्जी संघ के बारे में, वही चीज़ यहाँ पे है। शासन का कार्य एक या कई सरदारों के हाथों में दिया जाता था। उन्हें राजन, गणराजन या संघ मुख्य कहते थे। राजन उपाधि का कभी कभी राज्य के सभी प्रधान व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता था। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, लिच्छवियों में हम 7,707 राजाओं के होने की बात सुनते हैं। एक बौद्ध ग्रंथ के साक्ष्य के अनुसार लोग बारी बारी से राज्य करते थे। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, कहीं कहीं क्या होता था, संघ या गणराज्य में एक साथ कई समितियां जिनके प्रमुख गणराजन या राजन या संघ मुख्य कहलाते थे, एक साथ शासन करते थे। या कई बार उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था कि पहले 2 साल आप शासन कीजिए, फिर 2 साल हम करेंगे। तो इस प्रकार वो शासन चलाते थे। इसके बाद हम देखते हैं तत्कालीन समाज में कर व्यवस्था क्या थी। अगर कर नहीं होगा तो शासन नहीं चल पाएगा। कर संबंधी व्यवस्था सुदृढ़ आधार पर स्थापित थी। योद्धा और पुरोहित करों के भुगतान से मुक्त थे, यानी कि धार्मिक जो कार्य कराते थे वो पुरोहित, और योद्धा जो युद्ध में भाग लेते थे, शासक थे, ये कर का भुगतान नहीं करते थे। बाकी वर्ण के लोग करों का भुगतान करते थे। करों का बोझ मुख्यतः किसानों पर था। अब देखिए, उस समय व्यापार और वाणिज्य इतनी उन्नत अवस्था में नहीं था कि समाज के अधिकांश लोग उसमें अपनी आर्थिक क्रिया चला सकें। यानी कि समाज का बड़ा भाग क्या कार्य करता था? कृषि। तो कर कहाँ से लिया जाएगा? कृषि से। तो एक लॉजिकल बात है। जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, वैदिक काल में स्वैच्छिक रूप से प्राप्त होने वाला बलि कर जो होता था, जो राजा को स्वैच्छिक रूप से देना रहता था। आप दें तो दें, नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, वो इस काल में अनिवार्य हो गया, यानी कंपलसरी है, आपको देना ही पड़ेगा। और कर संग्रह करने वाले अधिकारियों में सबसे प्रधान ग्राम भोजक, यानी गांव में जो कलेक्ट करता था उसे ग्राम भोजक कहते थे। इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें याद करने की? उपज का छठा भाग कर के रूप में लिया जाता था। इसे आप याद कर लीजिए, 1/6। ये आपको आगे भी काम आएगा, क्योंकि अधिकांश राजाओं ने, यहां भी देखेंगे, सल्तनत काल में भी देखेंगे कि 1/6 उपज का 1/6 लिया है। कई कई जगह 1/3 हुआ, 1/2 भी हुआ है, लेकिन अधिकांश राजाओं ने 1/6 ही लिया है कर। इसके अतिरिक्त राजकीय करों में दुग्ध धन, जो राजा के पुत्र के जन्म के अवसर पर दिया जाता था, इंपॉर्टेंट नहीं है, याद मत कीजिए इसे। इंपॉर्टेंट क्या है? व्यापारियों से प्राप्त किए गए चुंगी का भी उल्लेख मिलता है। यानी कि अब चुंगी कर भी लिया जाने लगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर, एक जनपद से दूसरे जनपद में जाने पर चुंगी कर लेते हैं। जैसे कि हमारे अभी चेक पोस्ट होते हैं जहाँ पे हम अन्य राज्यों से आने वाले वस्तुओं पर कर लेते हैं, वैसे ही करों के अतिरिक्त लोगों को बेगार करने के लिए भी बाध्य किया जाता था। बेगार, यहाँ पे आपको दास प्रथा के लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि लोगों से बिना पैसे के काम कराया जाना, जबरदस्ती कार्य कराया जाना, बेगार। तो ये है तत्कालीन अर्थव्यवस्था। आपको जो महाजनपद काल है, अलग से आर्थिक क्रियाएं यानी कृषि, पशुपालन और आपका व्यापार वाणिज्य देखने की आवश्यकता नहीं है। सामाजिक व्यवस्था क्या थी ये भी देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस नहीं है। आपको क्वेश्चन या तो बनता है वैदिक काल से, हड़प्पा से, या फिर सीधा बनता है मौर्य से। और महाजनपद काल फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं जो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब जब आप एक बार सारे जनपद पढ़ लें तो उसके बाद मेन फोकस आपका होना चाहिए मगध पर, क्योंकि मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन के उभरा, जिसका वंश क्रम क्या रहा, किन किन राजाओं ने यहाँ पर शासन किया, वो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। पहला, बृहद्रथ वंश।
बृहद्रथ वंश मगध साम्राज्य पर शासन किया। संस्थापक कौन था? बृहद्रथ। और इसके अलावा एक और राजा जो बहुत पॉपुलर रहा वो था जरासंध। इनकी राजधानी कहाँ थी? राजगृह या गिरिव्रज। इसके बाद शासन किसने किया? हर्यक वंश। हर्यक वंश में आपको याद करना है बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। बिंबिसार ने स्थापना की है हर्यक वंश की। बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु बैठा गद्दी पर, और अजातशत्रु की हत्या की उसके लड़के उदयन ने। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है जो आपको याद होना चाहिए। पाटलिपुत्र, इनकी राजधानी गिरिव्रज और पाटलिपुत्र रही। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो उदयन है। ये आपको क्वेश्चन आना चाहिए, प्रीलिम्स में कई बार पूछा गया है। हर्यक वंश के बाद शासन किया है शिशुनाग वंश ने, जिसकी स्थापना किसने की? शिशुनाग ने। और एक इम्पोर्टेंट राजा है कालाशोक। ये आपको जब मैं बौद्ध धर्म पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि कालाशोक के समय एक बौद्ध संगीत हुई थी, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कालाशोक का नाम याद रखना। इनकी राजधानी कहाँ कहाँ रही? वैशाली और पाटलिपुत्र में। इसके बाद नंदवंश। नंदवंश ने शासन किया है। स्थापना किसने की? महापद्मनंद। और अंतिम राजा इसका रहा है और इम्पोर्टेंट भी है, शक्तिशाली भी है, वह है घनानंद। और इनकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। अब मैंने आपको बताया साम्राज्य के वंश कौन कौन से थे, कर व्यवस्था क्या थी, कौन कौन से महाजनपद थे और उनकी भौगोलिक स्थिति कहाँ पे थी, जो मैंने मैप में बताया है आपको। यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं? इसमें क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स के, जो हैं मगध साम्राज्य पर किन किन वंशों ने शासन किया है, उसके इम्पोर्टेंट राजा कौन कौन से रहे, उनकी राजधानियाँ कहाँ कहाँ पर रही हैं, आपको इसमें से ये देखना पड़ेगा। इसके अलावा मेंस का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो है मगध साम्राज्य ही शक्तिशाली साम्राज्य बनकर क्यों उभरा? आखिरकार ऐसे क्या कारण थे कि बाकी जनपदों को हराकर मगध सर्वाधिक शक्तिशाली बन पाया? तो मैं आपको इसमें कुछ हिंट दे रहा हूं। बाकी आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे स्टैंडर्ड बुक से और एनसीईआरटी से, फिर आप इस आंसर को लिख के हमें दिखाएंगे। जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मैं उसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे मैं एक मॉडल आंसर इसका अपलोड कर दूंगा कि क्या होना चाहिए, लेकिन अभी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। देखिए, ये है मगध। कहाँ है? स्थिति क्या है भौगोलिक इसकी? गंगा, गंगा के किनारे मगध स्थित है। तो सबसे बड़ी बात, ये तीन तरफ से घिरा हुआ है, तो इसको प्राकृतिक रूप से अन्य राज्यों की अपेक्षा सुरक्षा प्राप्त है कि कोई आक्रमण करेगा तो उसे गंगा पार करनी पड़ेगी। तो एक तो भौगोलिक रूप से सुरक्षित हो गया है। दूसरा, उसको जल मार्ग मिल गया एक बहुत लंबा गंगा का, जिससे वह यातायात के साधन के रूप में अपना सकता है, वस्तुओं को व्यापार कर सकता है जल मार्ग से। तो अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है उसकी। दूसरा, मगध के आसपास घना जंगल था, तो इनको रथ बनाने के लिए लकड़ी, दूसरा हाथी प्रचुर मात्रा में मिलते थे, युद्ध में उपयोग में आने के लिए हाथी इनके पास पर्याप्त मात्रा में होते थे। ठीक है। तीसरा, लोहा। इस राज्य में पर्याप्त रूप से लोहा पाया गया है, जिसके कारण इनने अस्त्र बनवाए, कृषि में उसका लोहे का उपयोग किया है। ठीक है। ये मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं। बाकी आपको कम से कम 4 और पॉइंट खोजने हैं कि मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ और क्या क्या कारण रहे उसके पीछे, और वो आपको लिख के दिखाने हैं। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है मगध के ऊपर कि मगध सर्वाधिक शक्तिशाली कैसे बना। दूसरा, 6वीं जो शताब्दी पूर्व में क्या परिवर्तन आए उत्तर वैदिक काल की तुलना में, जो मैंने आपको अभी बताया प्रशासनिक रूप से कि राजतंत्रों का प्रशासन, गणतंत्रों का प्रशासन। यहाँ से यही क्वेश्चन बन सकते हैं, और बाकी क्वेश्चन बनेंगे वो प्रीलिम्स के बनेंगे। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि महाजनपद काल क्या था और उत्तर वैदिक काल के बाद राजनीतिक स्थिति को इन जनपद के राजाओं ने कैसे संभाला। तो आगे हम देखेंगे
बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अगर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनता है तो बौद्ध और जैन धर्म से बनता है प्राचीन इतिहास में। एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है मेंस में, आना ही है इन दोनों में से एक। थैंक यू।